हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 11 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, संविधान का भाग 11 क्या कहता है, कितना से कितना अनुच्छेद में इसकी चर्चा है दोस्तों, और इसकी क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले मैंने दोस्तों संविधान के भाग 10 तक बता दिया है कि भाग 10 तक में क्या क्या संविधान की चर्चाएं हैं। दोस्तों, अगर वो सब वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख सकते हैं, ताकि आपको भारतीय संविधान के बारे में सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आए। दोस्तों, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के भाग 11 के बारे में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं संविधान के भाग 11 को। देखिए, संविधान के भाग 11 में कहाँ से कौन कितना से कितना आर्टिकल अनुच्छेद में इसकी चर्चा है दोस्तों। तो अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में इसकी चर्चा है दोस्तों। और इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, तो इसमें केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को दर्शाया गया है। केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को, केंद्र को संघ भी कहीं कहीं दिखाया जाता है दोस्तों, यूनियन। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में इसकी चर्चा है। केंद्र और राज्य के बीच में कितने प्रकार के संबंध होते हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक होता है दोस्तों विधायी संबंध, एक होता है प्रशासनिक संबंध, और एक होता है वित्तीय संबंध। ठीक है, वित्तीय संबंध। विधायी संबंध मतलब लेजिस्लेटिव रिलेशन। विधायी मतलब जो नियम कानून से संबंधित जो भी संबंध है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक संबंध मतलब कौन कौन से राज्य क्षेत्र में वो कौन कौन से कानून को बना सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में उनको अधिकार है बनाने का, उसके बारे में चर्चा है दोस्तों। ठीक है, और वित्तीय संबंध की चर्चा मतलब पैसे का बंटवारा से लेना देना है दोस्तों, कि केंद्र सरकार के पास कितना पैसा रहेगा, राज्य सरकार के पास कितना पैसा रहेगा, इसका बंटवारा कौन करेगा, ये सब के बारे में। तो ये वित्तीय संबंध की जानकारी दोस्तों, फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, वित्तीय संबंध को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल रिलेशन। ये फाइनेंशियल रिलेशन की चर्चा दोस्तों एक्चुअली भाग 12 में है। ठीक है, तो जब भाग 12 आएगा तो हम लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ये वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध के बारे में जानेंगे। वित्तीय संबंध मतलब लेजिस्लेटिव रिलेशन, और प्रशासनिक संबंध मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ठीक है, लेजिस्लेटिव मतलब ये नियम कानून से संबंधित है, कानून कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कैसे कैसे शासन प्रशासन को चलाया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव रिलेशन की चर्चा कितने से कितने आर्टिकल में है दोस्तों, तो 245 से 255 तक, मतलब आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक में ये विधायी संबंध के बारे में चर्चा है दोस्तों। ठीक है, और ये प्रशासनिक संबंध के बारे में कहाँ से कहाँ तक चर्चा है, तो यहाँ 256 से 263 तक में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा दोस्तों कि संविधान के भाग 12 में कौन कौन से 2 संबंधों के बारे में चर्चा है। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे 2 संबंध बना देना है, एक विधायी संबंध और एक प्रशासनिक संबंध। क्योंकि वित्तीय संबंध की जानकारी चर्चा कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इनके प्रमुख आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेदों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों 245 कहा गया है। ठीक है, 245 आर्टिकल 245 क्या कहता है दोस्तों, तो इसमें कहता है कि संसद जो भी कानून बनाएगी दोस्तों वो पूरे देश के लिए लागू होगी। ठीक है, संसद जो भी कानून बनाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये लेजिस्लेटिव रिलेशन कितना से कितना तक चर्चा है, नियम कानून बनाने से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो इस नियम कानून 245 से लेकर के 255 तक में, तो इसमें क्या कहा गया है, संसद जो भी कानून बनाएगी वो किसके लिए लागू होगी, वो पूरे देश के लिए लागू होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं संसद पूरे देश में एक ही होता है दोस्तों। ठीक है, संसद एक होता है, संसद पूरे देश के लिए लागू होता है संसद। ठीक है, केंद्र के लिए क्या है दोस्तों, संसद है। तो ये संसद जो भी कानून बनाएगी वो किसके कहाँ पे लागू होगी, पूरे देश में लागू होगी, पूरे भारतवर्ष के लिए लागू होगी। ठीक है, उसके बाद राज्य जो भी कानून बनाएगी दोस्तों वो किसके लिए लागू होगी, तो वो पूरे राज्य के लिए लागू होगी। और ये राज्य में कौन कानून बनाएगा दोस्तों, ये राज्य में कौन होता है, ये जैसे केंद्र में होता है संसद, उसी तरह राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है दोस्तों, विधानमंडल। तो ये विधानमंडल जो भी कानून बनाएगी वो कहाँ पे लागू होगी, तो वो पूरे राज्य में लागू होगी। ठीक है, और उसके बाद तीसरा में क्या कहा गया है, संसद विदेशों में भी कानून बना सकती है। अब ये विदेशों में भी कानून किस प्रकार से बना सकती है दोस्तों, तो देखिए विदेशों में किस प्रकार से कानून बना सकती है। मान लीजिए कि कोई भारत का बिजनेसमैन है। ठीक है, वो कहीं अमेरिका में जाकर के अपना कंपनी खोला है या ब्रिटेन में जाकर के कंपनी खोला है। ठीक है, लेकिन वो वहां पे तो फायदा कमा रहा है उस हिसाब, और रह रहा है भारत में। ठीक है, तो उस कंडीशन में भारत सरकार उससे टैक्स लेगी दोस्तों। ठीक है, तो उससे संबंधित जितने भी कानून बनाएगी
तो वो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सरकार में उसका कोई भी हाथ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 245 में कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी, संसद जो भी कानून बनाएगी, वो पूरे देश के लिए लागू होगी, पूरे भारत के लिए लागू होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन, इसमें दूसरा क्या कहा गया है? राज्य सरकार जो भी कानून बनाएगी, राज्य सरकार कहने का मतलब है विधानमंडल, ठीक है। तो विधानमंडल जो भी कानून बनाएगी वो पूरे राज्य के लिए लागू होगी। उसके बाद तीसरा में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 45 में तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है, कि संसद विदेशों में भी कानून को बना सकती है। जो भी कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, अगर ये देश में छोड़ करके दूसरा देश में भी कहीं पे अपना बिजनेस फैला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उससे संबंधित जो भी कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आइए 246 के बारे में जानते हैं, आर्टिकल 246 में, ठीक है। इसमें सूची की चर्चा है दोस्तों, लिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ तो कानून बनाने की चर्चा है, लेकिन कौन सा कानून कौन बनाएगा ये भी तो है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार भी वही कानून बना रहा है और राज्य सरकार भी वही कानून बनाए, तो दोनों में क्या हो जाएगा? क्लेश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में लिस्ट बना दी है कि कौन सा कानून, कितने ऐसे कानून है जो केंद्र सरकार बनाएगी और कितने ऐसे कानून है जो राज्य सरकार बनाएगी। मतलब यहाँ पे लिस्ट बना दिया गया है, नहीं तो ऐसा केंद्र सरकार भी वही कानून बना रही है और राज्य सरकार भी वही कानून बनाए, लेकिन दोनों का नियम अलग अलग लागू कर दिया, तो फिर तो वहां पे क्लेश हो जाएगा, वहां पे दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों? टकराव हो जाएगा। इसीलिए इसमें लिस्ट बना दिया गया है कि कौन कौन से कानून है जो केंद्र सरकार बनाएगी और कौन से ऐसे कानून है जो राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। तो आइए इसमें जानते हैं दोस्तों कौन से लिस्ट है। तो इसमें 3 प्रकार के लिस्ट बना दिया गया है दोस्तों, ठीक है। 3 प्रकार का लिस्ट बना दिया गया है। लिस्ट ए में क्या है दोस्तों? संघीय सूची, यूनियन लिस्ट। दूसरा क्या है? लिस्ट बी में किसकी चर्चा है दोस्तों? राज्य सूची, मतलब संघ सूची कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, संघ मतलब यहाँ केंद्र की बात है, ठीक है, केंद्र की। तो केंद्र सरकार यहाँ पे कानून बनाएगी अपने हिसाब से, ठीक है। और ये राज्य सूची में वैसे कानून को रखा गया दोस्तों जो कौन बनाएगी? कि राज्य सरकार बनाएगी। और वो किसके लिए फायदेमंद होगी दोस्तों? किसके हित में होगी? तो वो राज्य के हित में होगी। ये संघ ए में ऐसे कानूनों को रखा गया दोस्तों जिसको कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, संघ बनाएगा, संसद बनाएगी, ठीक है। और ये किससे संबंधित होगी दोस्तों? पूरे देश हित के लिए संबंधित होगी, ठीक है। देश हित के लिए संबंधित होगी, ठीक है। देश हित से संबंधित मतलब देश के हित में कौन कौन से कानून बनाए जा सकते हैं। लिस्ट बी में इसमें कौन कानून बनाएगा? इसमें राज्य सूची बनाएगी दोस्तों, ठीक है। और लिस्ट सी में किसकी चर्चा है दोस्तों? समवर्ती सूची के पर चर्चा है, कॉन्करेंट लिस्ट की, ठीक है। इसमें दोनों मिल करके कानून बनाएंगे दोस्तों, केंद्र और राज्य मिल करके कानून बनाएंगे, ठीक है। लिस्ट ए में ऐसे कानूनों को रखा जाएगा जो सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, जो देश हित के लिए होगी दोस्तों। लिस्ट बी में ऐसे कानूनों की चर्चा है जो राज्य सरकार बनाएगी, जो राज्य हित के लिए होगी। लेकिन लिस्ट सी में ऐसे कानूनों को रखा गया है दोस्तों जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लिस्ट ए में ऐसे कितने कानून हैं जो केंद्र सरकार बनाएगी? तो ऐसे देखिए, लिस्ट ए में ऐसे 100 विषयों को रखा गया दोस्तों, इन 100 विषयों को रखा गया, ठीक है। 100 विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, उस पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा, राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लिस्ट ए में 100 ऐसे विषय हैं, 100 सब्जेक्ट पर ऐसे हैं जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जिससे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, जो सेना रिलेटेड है, जैसे वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तो वो क्या केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो उससे रिलेटेड जितने भी कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार उसमें कानून नहीं बना सकती है। उसी तरह हो गया दोस्तों रेलवे से संबंधित हो गया, ठीक है। रेलवे क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, नहीं तो राज्य सरकार अपना बनाएगी कि इस राज्य में इतना टैक्स लगेगा, इस राज्य में इतना टैक्स लगेगा, हम अपना ट्रेन को उस राज्य में नहीं जाने देंगे, ऐसा कर भी सकता है। हवाई जहाज से रिलेटेड जो भी कानून बनाएगी दोस्तों, एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी कानून है, एयरवेज से रिलेटेड, ठीक है, जैसे रेलवे उसी तरह एयरवेज से रिलेटेड जितने भी कानून है वो भी कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी कानून है दोस्तों, उसको भी कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी कानून है, आरबीआई वगैरह जानते हैं कि उससे भी रिलेटेड जो भी कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। ये बैंकिंग वगैरह, रेलवे, ये सब जितने भी हैं वो इससे रिलेटेड जो भी कानून बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। देखिए, लिस्ट बी में कौन कानून बनाएगा दोस्तों? राज्य सरकार बनाएगी, विधानमंडल बनाएगी। और ऐसे पहले कितने कानून बनाने का अधिकार था इनके पास दोस्तों? 66 कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन अभी ये राज्य सरकार के पास कितने कानून बनाने का अधिकार है? 61 कानून बनाने का अधिकार है। ये 5 कानून ऐसे थे जो हटा दिए गए, राज्य सरकार के शक्ति से हटा दिया गया है, ठीक है।
इनको पहले कितने कानून बनाने की अधिकार थी? 66 कानून, लेकिन अभी ये कितने कानून बना सकते हैं? 61 कानून बना सकते हैं, ठीक है। 5 ऐसे कानून जो राज्य सरकार बना सकती थी दोस्तों, उसको केंद्र में नहीं जोड़ा गया, उसमें जोड़ा गया लिस्ट सी में जाकर के, जहां पे दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कृषि से रिलेटेड जो भी कानून है, तो राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने कृषि से रिलेटेड कोई कानून बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लिस्ट सी में कितने कानून ऐसे हैं जो दोनों मिल करके बनाएंगे दोस्तों। तो पहले थी लिस्ट सी में, देखिए यहाँ पे लिस्ट सी में पहले 47 कानून ऐसे थे दोस्तों जो दोनों मिल करके बना सकते थे, लेकिन अब कितने कानून को बना सकते हैं? तो यहाँ पे जो 5 कानून को हटा दिया गया दोस्तों, उसको कहाँ पे जोड़ दिया गया? यहाँ पे जोड़ दिया गया, ठीक है, +5 में लिस्ट सी में जोड़ दिया गया। तो पहले जो 47 कानून दोनों मिल करके बनाते थे, अब कितने कानूनों को मिलकर बनाएंगे? 52 कानून को, ठीक है। किससे रिलेटेड हो गया दोस्तों? हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गया, शिक्षा जगत से रिलेटेड हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, ठीक है। उसके बाद वन विभाग से रिलेटेड हो गया, कोई राज्य सरकार धड़ाधड़ वन को काट रहा है अपना कानून बना करके, ठीक है, तो उसमें क्या है, केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती थी? नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो इसीलिए दोनों मिल करके बनाए कि अगर राज्य सरकार कुछ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो दोनों मिल करके बनाती है, तो उस हिसाब से उसको कौन आके रोक सकता है? केंद्र सरकार रोक सकता है, ठीक है। उस तरह से दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है दोस्तों, उसके बाद फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, जनगणना से रिलेटेड है। आपको समझ में आ रहा होगा। फैमिली प्लानिंग मतलब जिसे अभी जैसे लागू होने वाला है जनसंख्या बिल, जो लागू होने वाला है, उससे आप लोग समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार बोलेगी कि 2 बच्चे रख सकते हैं, तो अगर राज्य सरकार अपने हिसाब से बनाती तो बोलती नहीं हम तो 3 रख देंगे, अब क्या कर लीजिएगा, हम तो 5 गो का हिसाब रख देंगे। तो इस तरह करके वहाँ पे क्या हो जाता है? डिस्प्यूट हो जाता है। तो ऐसे कानूनों को दोनों मिल करके बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जनगणना से रिलेटेड हो गया दोस्तों। मान के चलिए जनगणना से रिलेटेड कैसे कर सकते हैं? आप किसी के परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य, तो दो सदस्य कहाँ चला गया? कहीं पे दूसरे जगह काम करने चला गया, दूसरे राज्य काम करने चला गया, ठीक है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी जनगणना करेगी तो उसको जनगणना करेगी, और कोई दूसरे राज्य में चला गया तो वो भी उसकी जनगणना करेगी। तो एक ही आदमी दो बार काउंट हो जाएगा। इसी के लिए ऐसे ऐसे कुछ विभाग थे दोस्तों जो यहाँ पे पहले राज्य सूची के अंडर में आते थे, यूनियन स्टेट लिस्ट के अंदर आते थे, उसको कहाँ पे जोड़ दिया गया दोस्तों? कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया, मतलब अवशिष्ट समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया। तो यह लिस्ट के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आइए यहाँ से यहाँ तक एक बार समझा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया दोस्तों? तो संसद जो भी कानून बनाएगी वो पूरे देश में लागू होगी। राज्य उसके बाद विधानमंडल जो भी कानून बनाएगी वो पूरे राज्य में लागू होगी, और संसद विदेशों में भी कानून बना सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है दोस्तों? ये कानून बनाने का कौन सा कानून कौन बनाएगा उसका लिस्ट जारी कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से कानून बना सकती है, और दोनों मिल करके कौन कौन से कानून बना सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा वो पूरे देश में लागू होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगा वो पूरे जिला में पूरे राज्य में लागू होगा, और दोनों मिल करके बनाएंगे दोस्तों, तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे। तो लिस्ट ए में कितने ऐसे कानून हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है दोस्तों? तो ऐसे 100 कानून हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। लिस्ट बी में ऐसे कितने कानून हैं जो राज्य सरकार बना सकती है दोस्तों? तो लिस्ट बी में ऐसे पहले कितने थे? पहले 66 ऐसे कानून थे जो राज्य सरकार बना सकती थी, लेकिन अभी 5 घटा करके कितने हैं? अभी 61 ऐसे कानून हैं जो राज्य सरकार बना सकती है, ठीक है। और लिस्ट सी में ऐसे कितने कानून हैं जो दोनों मिल करके बना सकते हैं? तो दोस्तों अभी वर्तमान में ऐसे 52 ऐसे कानून है जो दोनों मिल करके बना सकती हैं। पहले इसमें कितने थी? 47 थी। तो जो 5 यहाँ से निकाला दोस्तों, उसको कहाँ रख दिया गया? सी में रख दिया गया। सी में इसलिए रख दिया गया दोस्तों क्योंकि दोनों मिल करके राज्य सरकार को इसमें कोई नाराजगी ना हो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिस्ट ए में उसको जोड़ दिया जाता तो बोलता कि लिस्ट ए में क्यों जोड़े, इसको हम ही मेरे ही पास क्यों नहीं रहने दिए, ठीक है। तो इसीलिए डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए इसको यहाँ पे जोड़ दिया गया, लिस्ट सी में जोड़ दिया गया। तो ये लिस्ट संघ वाला आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, सम मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ होता है ना, सम मतलब एडिशन, सम, तो उसी से याद रख लिए दोनों मिल करके कानून बनाएंगे, वो समवर्ती सूची हो गया दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें कौन कौन से चीज आएंगे? हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ आएंगे। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आइए दोस्तों अनुच्छेद 247 क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 243 में दोस्तों एक्स्ट्रा न्यायालय बनाने की चर्चा है दोस्तों, ठीक है। अतिरिक्त न्यायालय, मान के चलिए कि ये दोनों में डिस्प्यूट हो गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे कानून जो राज्य सरकार को बनाने का अधिकार नहीं है, ठीक है,
जो सिर्फ केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार है, वैसा कानून कुछ राज्य सरकार बना दिया तो दोनों में क्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लैश को हटाएगा ना, कहीं पे तो जा करके उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। उसी के लिए ये एक्स्ट्रा न्यायालय बनाने की चर्चा है। ये ना तो सुप्रीम कोर्ट होगा दोस्तों, ना ही हाई कोर्ट होगा, दोनों के अतिरिक्त अलग सा कोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसी की चर्चा है दोस्तों। और ये कौन बनाएगी दोस्तों? संसद बनाएगी, ठीक है। गड़बड़ी की स्थिति में अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई गड़बड़ी करती है तो उस स्थिति में अतिरिक्त न्यायालय बनाया जा सकता है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा न्यायालय बनाने की चर्चा है, ठीक है। किसमें गड़बड़ी करेगा दोस्तों? तो यही सूची में कोई गड़बड़ी करेगा तभी ये एक्स्ट्रा न्यायालय बन सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ साफ साफ आप लिख दीजिएगा दोस्तों, ये सिंपल सा भाषा में समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 247 में क्या है? एक्स्ट्रा न्यायालय बनाने की चर्चा है। और ये कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। क्या ये सुप्रीम कोर्ट होगा? नहीं होगा। हाई कोर्ट होगा? नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा कोर्ट बनेगी उसकी चर्चा होगी। और कौन सी स्थिति में? अगर कोई गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, तब इसका निर्माण किया जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये 248 में क्या कहा गया दोस्तों? अविशिष्ट सूची। देखिए, अवशिष्ट सूची नहीं है, अविशिष्ट सूची है, ठीक है। अविशिष्ट सूची, रेसिड्यूअरी लिस्ट। रेसिड्यूअरी लिस्ट क्या कहता है दोस्तों? अवशिष्ट सूची। इसका कहने का मतलब क्या है? इसको खाली रख दिया गया। जब संविधान बन रहा था, ठीक है, उस समय ऐसे बहुत से चीज थे जो आविष्कार नहीं हुए थे। तो जो बनाने वाले थे, संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने बोला कि अगर भविष्य में कोई नई चीज़ों की आविष्कार होती है दोस्तों, कोई नया इन्वेंशन होता है, तो उन चीज़ों को देश में लागू किया जाएगा, ठीक है। और उनको इसी लिस्ट में रख दिया जाएगा, ठीक है। और इसको किस में रखा जाएगा? इस लिस्ट में रख जाएगा। और इससे संबंधित जो कानून होगा वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, उस समय कंप्यूटर का उतना प्रचलन नहीं था। जो कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, अभी देखिए दोस्तों, तो यूट्यूब आ गया है, जिसमें आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, ओला आ गया जिसमें खाना ऑर्डर करते हैं, स्विगी आ गया। तो ये सब उसके बाद देखिए टिकटॉक आ गया दोस्तों, जो भी गाना वगैरह से रिलेटेड है। ये सब जितने भी है दोस्तों, तो उस समय पता नहीं था, उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन आप दाद दीजिए उस समय संविधान बनाने वालों का कि अगर फ्यूचर में कोई चीज़ अगर इन्वेंशन होती है दोस्तों, इसरो का जितने भी रॉकेट वगैरह जो भी बना रहे हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं साइंटिस्ट लोग, ये सब से DRDO से बम वगैरह बनाने वाला जितने भी दोस्तों, मिसाइल वगैरह जो भी बनती है, तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं जो बाद में आविष्कार हुए, उस सबको कहाँ पे रखा गया? उसको ये अनुच्छेद 248 में रखा गया है, ठीक है। और इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट, देखिए अभी जैसे टिकटॉक बैन कर दिया गया, तो कौन बैन किया उसको? सेंट्रल गवर्नमेंट किया। स्टेट गवर्नमेंट कितनों भी बोला होगा नहीं कीजिए, नहीं किए, लेकिन उसको बंद करना था तो बंद कर दिया, ठीक है। अगर सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी कानून बनाएगा दोस्तों, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? आर्टिकल 248 में क्या कहा गया है? अविशिष्ट सूची की चर्चा है। अविशिष्ट सूची, रेसिड्यूअरी लिस्ट, इसको खाली छोड़ दिया गया था। मतलब जो भी चीज़ नया नया आविष्कार होगा, नया नया इन्वेंशन होगा, उसको कहाँ पे डाल दिया जाएगा? तो अनुच्छेद 248 में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा इसके बारे में आसानी से, ठीक है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 249 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार इसको पूछा जाता है, ठीक है। इसमें कहा गया है दोस्तों, राष्ट्र हित के लिए अगर चाहे तो ये केंद्र सरकार राज्य अनुसूचियों पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। लेकिन वो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी के अलावा, ठीक है, मान के चलिए कि इमरजेंसी नहीं लगा हुआ है, उसके अलावा भी अगर राज्य सूची को देश की भलाई के लिए कोई अगर वैसा कानून बनाना पड़ गया केंद्र सरकार को, तो उस समय वो राज्य सूची के खिलाफ कानून बना सकती है, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? राज्यसभा से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा, ठीक है। और ये वैलिडिटी कितने दिनों के लिए रहेगी दोस्तों? मात्र 1 वर्ष के लिए रहेगी। 249 में आपको समझ में आ रहा होगा ये इसका कहने का मतलब क्या है। और इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? राज्यसभा से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा, ठीक है। और ये कितने सालों के लिए रहेगी? 1 वर्ष के लिए रहेगी। मान के चलिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों जगह पे क्या है दोस्तों? बहुमत है, ठीक है। और कोई राज्य से उसका क्या है? अच्छा रिलेशन नहीं है, और चाहती है कि उसके ताकत को कम किया जाए, उस राज्य के ताकत को कम कर दिया जाए, ठीक है। और इमरजेंसी ना होते हुए भी इमरजेंसी जैसा सिचुएशन वहाँ पे उत्पन्न कर देना जाना कि वहाँ पे बहुत अराजकता फैल रहा है, उसके राज्य सूची में जो जो ताकत है उसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी वो उस राज्य में राज्य सरकार की ताकत को छीन सकती है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा राज्यसभा में बिल, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ये कानून सिर्फ कितने सालों के लिए रहेगा दोस्तों? 1 वर्ष के लिए रहेगा। 1 वर्ष से ज़्यादा ये लागू नहीं होगा। बिना इमरजेंसी का भी कोई राज्य में अगर उसमें भी अराजकता का इल्ज़ाम लगा करके उसका शक्ति को छीनने का कोशिश किया जाए तो वो छीन सकता है, लेकिन वो कितने सालों के लिए? सिर्फ 1 साल के लिए छीन सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपातकाल स्थिति में तो वो छीना ही जाएगा। आपातकाल मतलब देश में इमरजेंसी लग गया दोस्तों, कोई विदेशी आक्रमण हो गया, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो गया दोस्तों? केंद्र सरकार क्या कर सकती है? राज्य सूची में कानून बना सकती है। उस समय क्या हो गया दोस्तों? उसका पूरा शक्ति खत्म हो जाएगा, राज्य सरकार का शक्ति खत्म हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आपातकाल जैसी स्थिति नहीं भी है, फिर भी इसमें कानून बना सकती है केंद्र सरकार राज्य सूची में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपातकाल स्थिति है तो इस सिचुएशन में ये स्वतः ही लागू हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में तो कानून बना ही सकता है राज्य सूची में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। इमरजेंसी का वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों। इमरजेंसी कितने प्रकार से लग सकते हैं, इमरजेंसी कौन लगा सकता है, ये सब के बारे में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 251 में क्या कहता है दोस्तों? अगर 249 और 250 दोनों में से कोई भी अनुच्छेद, दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर लगा हुआ है दोस्तों, तो उस समय क्या होगी दोस्तों? राज्य सरकार का कानून काम नहीं करेगा, ठीक है। राज्य सूची का कोई भी कानून नहीं काम करेगा। तो इसमें 251 में साफ साफ लिख दिया गया है दोस्तों, अगर अनुच्छेद 249 का और 250 का कोई भी प्रावधान लागू है तो उस समय राज्य सरकार की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी, सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, ठीक है। संसद 249 और 250 पर कानून बनाएगी तो राज्य सरकार का कानून क्या हो जाएगा? काम नहीं करेगा, ठीक है। काटकूट का मतलब क्या है? काम नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब 252 में क्या कहा गया है? 2 या 2 से अधिक राज्य कोई कानून को पारित कराना चाहती है, कोई कानून को लागू कराना चाहती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों? केंद्र सरकार क्या करेगी? कानून बना देगी 2 राज्य के कहने पर, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र सरकार को कानून बनाने को कहते हैं तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? केंद्र सरकार कानून बना देगी, ठीक है। तो बस यही कहा गया है 252 में। 253 में क्या कहा गया है दोस्तों? अगर केंद्र सरकार कोई अंतर्राष्ट्रीय करार कर लिया, ठीक है, कोई जैसे मोदी जी जाते हैं ना कि ये देश से ये करार करके आए हैं, ये करार करके आए हैं, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में क्या कोई राज्य सूची उसमें हस्तक्षेप कर सकती है? नहीं कर सकती हो। तो उसी की चर्चा है दोस्तों, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय करार किया गया विदेश में तो उस स्थिति में राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ठीक है। 254 में क्या कहा गया है दोस्तों? देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार का विधानमंडल, ठीक है, राज्य सरकार का विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो केंद्र सरकार के बनाया गया कानून से क्लैश करता हो या फिर असंगत हो, ठीक है। 254 में क्या कहा गया है दोस्तों? राज्य सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून से कैसा हो? असंगत हो, ठीक है, मेल ना खाता हुआ हो या फिर क्लेश करता हो। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 254 में क्या कहा गया है? राज्य सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून से असंगत हो, मतलब उससे मेल ना खाता होगा। तो यहाँ पे आपको ये सब बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अनुच्छेद 255 में किसकी चर्चा है दोस्तों? देखिए राज्य सरकार अगर कोई कानून बनाती है दोस्तों, ठीक है, और वो उससे पहले वो राष्ट्रपति को सूचना देती है कि आप इसका देखिए सपोर्ट मेरा करिए राष्ट्रपति को, ठीक है, और राष्ट्रपति उसका समर्थन कर देते हैं, तो इस स्थिति में ये क्या कर सकती है? केंद्र सरकार उस कानून को कैंसल नहीं कर सकती है दोस्तों, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? यहाँ कहने का अर्थ क्या है? अगर राज्य सरकार कोई कानून बना रही है, ठीक है, और वो राष्ट्रपति से सलाह लेकर के और उनसे मंजूरी ले लेती है कि इस फलाने कानून को लागू कर दीजिए, तो अगर वो उस समय में हस्ताक्षर कर देते हैं, लागू कर देते हैं, उसके बाद को मान लेते हैं, तो उस सिचुएशन में केंद्र सरकार की इतनी शक्ति नहीं है कि दोस्तों उस कानून को कैंसिल कर दे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 256 में क्या कहा गया है दोस्तों? केंद्र सरकार के अधिकारियों को राज्य सरकार में भेजा जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारी को केंद्र सरकार में नहीं भेजा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को में नहीं भेजा जा सकता है। बस यही कहना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है तो हर राज्य में जा सकता है, ठीक है, अपना भेजते, जैसे IAS IPS किसके द्वारा चुने जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन हर राज्य में जाकर के अपना काम करते हैं ना, उसी तरह से। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो ऑफिसर चुना जाता है दोस्तों, राज्य सरकार का जो ऑफिसर होता है वो क्या केंद्र सरकार में जा सकता है? तो वो नहीं जा सकता। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। अनुच्छेद 256 में कहने का क्या मतलब है दोस्तों?
केंद्र सरकार का जो भी ऑफिसर होगा वो राज्य सरकार में चला जाएगा, लेकिन राज्य सरकार का ऑफिसर केंद्र सरकार में नहीं आ सकता है। अनुच्छेद 262 में क्या कहा गया है दोस्तों, नदी और जल विवाद की चर्चा है, ठीक है। अगर दो क्षेत्रों में, दो राज्यों में अगर जल विवाद की चर्चा है दोस्तों, तो उसको कहाँ पे शामिल किया गया है, राज्य सूची में शामिल कर दिया गया है। राज्य सरकारें अपने संबंधों को सुधार करके उसका समाधान निकाल सकती है, इसमें केंद्र सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ जल विवाद से संबंधित विशेष विषय को कहाँ पे रखा गया है दोस्तों, राज्य सूची में रखा गया है, राज्य सूची में। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 263 में क्या कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषद की चर्चा है, ठीक है। अंतर राज्य परिषद की चर्चा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसमें कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हर साल राज्यों के मुख्यमंत्री को 3 बार अपने पास बुलाएंगे, अपने दरबार में बुलाते हैं। मतलब दिल्ली जाना होता है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो साल में 3 बार प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं दोस्तों। उनको कौन बुलाता है, प्रधानमंत्री बुलाता है। तो इसी की चर्चा है, ठीक है। अंतर राज्य परिषद की चर्चा है। अंतर राज्य परिषद की चर्चा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि एक वर्ष में हर एक मुख्यमंत्री को, हर राज्य के मुख्यमंत्री को कहाँ जाना पड़ता है, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ता है, उनके बुलावे पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। 262 में क्या है दोस्तों, नदी जल विवाद की चर्चा है। दो राज्यों के बीच में अगर नदी या जल विवाद की चर्चा है दोस्तों, तो उसको कहाँ पे रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है। मतलब कहने का क्या है कि दोनों राज्यों को मिलकर आपसी समन्वय से उन विवादों को सुलझा सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये। उसके बाद 256 में क्या कहा गया है दोस्तों, केंद्र सरकार के जितने भी ऑफिसर हैं उनको राज्य सरकार में भेजा जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार के ऑफिसरों को केंद्र सरकार में भेजा जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। स्टेट के ऑफिसरों को सेंट्रल में नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन सेंटर के जो ऑफिसर होंगे, सेंट्रल लेवल के जो ऑफिसर होंगे, उनको राज्यों में आराम से भेजा जा सकता है, ठीक है। 55 में क्या कहा गया दोस्तों, अगर राज्य सरकार कोई भी कानून बनाती है दोस्तों, किससे सलाह लेकर के, राष्ट्रपति से सलाह लेकर के, ठीक है, और उनसे मंजूरी मिल जाती है, तो उस कानून को क्या है, केंद्र सरकार खत्म कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, कैंसिल उसको नहीं कर सकते हैं। 254 में क्या कहा गया दोस्तों, राज्य सरकार का विधानमंडल अगर कोई कानून बना दिया, ठीक है, और वो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून से मैच नहीं करता है दोस्तों, उससे असंगत है, तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। 253 में क्या कहा गया दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय करार किया गया विदेश में, तो उस स्थिति में राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ठीक है। उसके बाद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य सरकार अगर किसी कानून को बनाने का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार के पास, तो केंद्र सरकार उस कानून को बना देंगे। 251 में क्या कहा गया दोस्तों, 249 और 250 में अगर कोई भी चीज लागू है तो राज्य सूची की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है वहां पर, ठीक है। उसके बाद ये सब आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।